अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीडीएम के हवाले से खबर शेयर करता चलूं कि आज पीडीएम का सरबराही इजलास होने जा रहा है मौलाना फजल रहमान की सदारत में। इजलास में जो पीडीएम की तमाम क़यादत है, मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, महमूद खान अचकजई, सरदार अख्तर मेंगल, आफ्ताब अमन शेर पाओ, डॉक्टर अब्दुल मालिक, प्रोफेसर साजिद मीर, मौलाना अवैस नूरानी शिरकत करेंगे, शायद खाकान अब्बासी वगैरह जितने भी अहम रहनुमा हैं। ये सरबराह इजलास वर्चुअल होगा, वीडियो लिंक पर होगा। मौलाना फजल रहमान तो कराची में है, वो वहाँ से इजलास की सदारत करेंगे। बाकी जो लीडर जहाँ पे होगा वो वहाँ से इजलास को वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन करेगा। तो आज का इजलास बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि एक तो रूटीन में जो तहरीक चल रही है पीडीएम की, अभी कराची का एहतजाजी मुजाहरा गुज़श्ता रोज़ जो है 13 तारीख को हो गया, 13 नवंबर को, और अब 17 को कोयटा में है एहतजाजी मुजाहरा। मौलाना फजल रहमान आज इजलास की सदारत करके कल फिर कोयटा जाएंगे और 17 को कोयटा में एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करेंगे, क़यादत करेंगे। पीडीएम के बाकी रहनुमा भी होंगे। फिर 20 तारीख को पेशावर में एहतजाजी मुजाहरा है। ये रूटीन की जो तहरीक चल रही है अपोजिशन की, एहतजाजी मुजाहरे 3 बड़े अनाउंस किए थे। उसके बाद फिर लाहौर का मुजाहरा होगा, लेकिन लाहौर की अभी तारीख फाइनल नहीं हुई, नून लीग ने अभी तारीख नहीं दी, उसका इंतज़ार किया जा रहा है। लेकिन इसको लाहौर के एहतजाजी मुजाहरे को कन्वर्ट करना है लॉन्ग मार्च में। ये तजवीज़ है जेयूआई की तरफ से दी गई है। मौलाना की यही ख्वाहिश है कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ होना चाहिए, लेकिन नून लीग अभी तक लॉन्ग मार्च के लिए तैयार नहीं है। एक तो अभी दिन ब दिन सर्दियां बढ़ेंगी। आज 15 तारीख हो गई है नवंबर की, तो एंड में, अगर नवंबर के एंड में 29 और 30 नवंबर को फ़र्ज़ करें, या 1 दिसंबर को एहतजाजी मुजाहरा होता है लाहौर में और उसको कन्वर्ट किया जाता है लॉन्ग मार्च में इस्लामाबाद की तरफ, तो उस वक़्त सर्दियां तो होंगी, इसमें तो कोई शक नहीं है, सर्दी ठीक ठाक होगी। और लेकिन अभी फाइनल नहीं किया गया कि इसको लॉन्ग मार्च में कन्वर्ट करें न करें, सूरत हाल क्या बनती है, क्योंकि अभी इस वक्त जो मामलात पार्लियामेंट के अंदर चल रहे हैं हुकूमत के और इत्तेहादियों के। आज भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने इत्तेहादियों को बुलाया है। काफ लीग और जो एमक्यूएम है वो तो इनकार कर चुके थे कि हम इंतखाबी इस्लाहात पे और ईवीएम पे हुकूमत का साथ नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे। लेकिन अब सुनाए, आज फिर खबरें चली थी दिन को, गुज़श्ता रोज़ शाम को ये खबरें चलवाई गई हैं कि जी काफ लीग जो है वो तैयार हो गई है, राज़ी हो गई है हुकूमत को वोट देने के लिए। काफ लीग का अपना इजलास भी हुआ और उसमें मुशावरत भी की गई है, लेकिन काफ लीग की अभी तक कोई सिमत क्लियर नहीं है, वाज़ेह नहीं है कि काफ लीग करना क्या चाह रही है। काफ लीग के अपने मसाइल भी होते हैं इख्तियारात के हवाले से। वजारतें जो काफ लीग के पास हैं, उनके वज़ीर जो हैं वो समझ रहे होते हैं कि बेअख्तियार हैं, ये शिकायत रही है पहले से, या बज़ाहिर तो कहते हैं कि जी मुशावरत हमसे नहीं की जा रही होती, और जब ज़रूरत पड़ती है, जब हुकूमत तकलीफ़ में आ जाती है, तो फिर हुकूमत जो है हमसे रब्ता कर लेती है, यानी अपने रिलीफ के लिए, फ़र्स्ट एड लेने के लिए हमारे साथ रब्ता करती है। बाकी नहीं तो हुकूमत पूछती भी नहीं है कि क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। ईवीएम पर ख़ुद काफ लीग को भी रिजर्वेशन है। तो ये बहरहाल काफ लीग अभी सुना है कि राज़ी हो जाएगी, या हो गई है, या राज़ी होने के लिए कंसीडर कर रही है। लेकिन आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने इत्तेहादियों को बुलाया है। आज इत्तेहादियों का सीन क्लियर होगा, क्योंकि इत्तेहादियों की वजह से, ज़ाहिर है उनके इनकार की वजह से हुकूमत को जॉइंट सेशन मौखर करना पड़ा है, और अपोजिशन की तरफ जो है हाथ बढ़ाना पड़ा है। अपोजिशन को दरख्वास्त करनी पड़ती है, समझें, मिन्नत समाजत अपोजिशन की जा रही है कि अपोजिशन हमारे साथ मुज़ाकरात करे। स्पीकर असद कैसर को बीच में डाला गया है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि स्पीकर साहब सालसी तो कर रहे होते हैं, वो तो हुकूमत को रिलीफ दिलवाने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन
हुकूमत उनकी भी नहीं सुनती, हुकूमत स्पीकर की भी बात नहीं मान रही होती, हुकूमत अपनी मर्जी कर रही होती है। हुकूमत को वो रिलीफ दिलवा रहे होते हैं, हुकूमत उनकी बात मानती नहीं है। अपोजिशन जो तजावीज़ दे रही होती है वो स्पीकर हुकूमत को दे रहे होते हैं, हुकूमत उठा के लेके रद्दी की टोकरी के हवाले कर देती है। तो कभी 3 सालों में तो अपोजिशन की तजावीज़ हुकूमत ने मानी नहीं है, और मुज़ाकरात कभी कामयाब हुए नहीं है। मुझे याद नहीं पड़ रहा, मैंने ऐसे ही वक्ती तौर पर थोड़े बहुत ऐसे ही आसरा लालीपाप दे देते हैं, लेकिन बाद में मुकर जाती है हुकूमत। मुतअद्दिद मिसालें मौजूद हैं कि हुकूमत मुकर गई है। अभी जो ये 21 बिल जो मंजूर कराए थे 10 जून को, इसी साल में 10 जून 2021 को, और वो बिल्डोज किया गया था, कोरम पूरा नहीं था, तो उसमें भी हुकूमत ने कमिटमेंट की थी अपोजिशन के साथ ये वापस ले लेते हैं, और कमेटी कायम की गई थी। उस कमेटी को भी गैर फाल कर दिया गया हुकूमत ने। अपोजिशन अभी तक, आज भी अपोजिशन ने एहतजाज किया है। अपना जो स्टीयरिंग कमेटी का इजलास था, उस कमेटी की सरबराह शाहिदा अख्तर अली थी, JUI की रुकन जो है, और उन्होंने कहा कि भाई अपोजिशन तो सीरियस है, हुकूमत सीरियस नहीं होती। हुकूमत बाबर अमान साहब को, जो नॉन इलेक्टेड आदमी हैं, मुशीर है पार्लिमानी अमूर को, उनको भेज देती है, कभी इत्तेहादी को भेज देती है। हुकूमती जो वज़रा हैं, जो इलेक्टेड लोग हैं, वो इस कमेटी में जो कानून साजी के लिए बनाई गई थी उसमें नहीं आ रहे होते। तो इनको ये भी रिजर्वेशन रहे हैं अपोजिशन को। और 3 इजलास हुए हैं, तीनों में कोई उसका कोई ला हासिल है, कोई चीज़, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं है, किसी एक नुक्ते पर इत्तेफाक नहीं हुआ। टाइम का ज़िया है, समझे किया है हुकूमत ने। 3 इजलास करा के कोई फ़ायदा नहीं है उन तीनों इजलासों का, अपोजिशन खुद कह रही है। तो जब हुकूमत सीरियस नहीं होगी तो अपोजिशन अकेले क्या करेगी। तो अब अपोजिशन को हुकूमत ने दरख्वास्त की, शहबाज शरीफ को ख़त लिखा, फिर आज स्टीयरिंग कमेटी बैठी है अपोजिशन की, और उन्होंने शहबाज शरीफ की तरफ से एक जवाबी ख़त स्पीकर को भिजवा दिया है। अब PDM इस मामले को भी देख रहा है कि एक तो पार्लियामेंट के अंदर इत्तेहाद अपोजिशन का मजबूत हो गया है, और जिस पर मौलाना फजल रहमान भी मुतमईन हैं, खुश हैं, मियां नवाज शरीफ भी मुतमईन हैं, खुश हैं। उनको पार्लियामेंट के अंदर पीपल्स पार्टी के साथ, ANP के साथ, या अपोजिशन जमातों के साथ, किसी के साथ भी बैठने पर कोई एतराज़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता बाहर के मामलात अभी भी अपोजिशन के बिगड़े हुए हैं, जिस तरह पीपल्स पार्टी और ANP छोड़ गए थे। लेकिन ये थोड़ी सी ये डेवलपमेंट हुई है, थोड़ी सी प्रोग्रेस ये हुई है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान के जो राबते डिस्कनेक्ट हो गए थे, वो राबते अब बहाल हो गए हैं बाहर भी। अब किसने राबते बहाल कराए हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं कि खुर्शीद शाह चले गए थे मौलाना फजल रहमान के पास, जो गए थे 2 घंटे मौलाना के साथ तवील मुलाकात की थी। तो उस मुलाकात में खुर्शीद शाह ने ये राह हमवार की है मौलाना और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान मुलाकात के लिए, और पीपल्स पार्टी और PDM को करीब आने के लिए खुर्शीद शाह ने किरदार अदा किया है। और मुझे भी ये थोड़ा सा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जी असद महमूद साहब जो हैं, मौलाना फजल रहमान के फर्जंद और MMA के पार्लिमानी लीडर जो हैं, उन्होंने क्योंकि पार्लियामेंट में वो ज़ाहिर बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ बैठे हैं, शहबाज शरीफ के साथ बैठे हैं, तमाम अपोजिशन जमातें आपस में बैठी हैं, तो उन्होंने रोल प्ले किया है असद महमूद साहब ने। चले जिसने भी किया हो, असद महमूद साहब ने किया है या खुर्शीद शाह ने किया है, लेकिन पीपल्स पार्टी और PDM में दूरियां कम अज कम हुई है। अब ये होगा, क्या होगा फ़ायदा? पीपल्स पार्टी आए ना आए PDM में वापस, लेकिन ये फ़ायदा तो होगा कम अज़ कम कि इनके राबते जब बहाल हो गए हैं, तो अब एक दूसरे के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशी कम होगी। एक तो होगी नहीं, अगर फ़र्ज़ करें होगी भी तो थोड़ी बहुत होगी। जितनी पहले हो रही थी इल्ज़ाम तराशी PDM के ख़िलाफ़ कर रही थी पीपल्स पार्टी, इस तरह के बयान, सख्त बयान एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं देंगे। एक फायरबंदी समझें बयानबाजी की अपोजिशन के जमातों के दरमियान, पीपल्स पार्टी और PDM के दरमियान कम अज़ कम होगी, रहेगी, नज़र आएगी।
تو یہ فائدہ تو ضرور ہوا ہے۔ تو آج کے اجلاس میں بلاول بھٹو زرداری کی جو ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، اور کیا باتیں ہوئی ہیں اندر، کیونکہ مولانا کے ساتھ ہماری بھی اس کے بعد ملاقات نہیں ہوئی، وہ ٹیلی فون پہ ساری چیزیں تو ہوتی نہیں ہیں ڈسکس، لیکن ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں نہیں بتانے جیسی ہوتی۔ تو مولانا کے ساتھ جو بلاول بھٹو زرداری کی 40 منٹ کی 2 دن پہلے ملاقات ہوئی ہے، 3 دن پہلے، اس ملاقات کے بعد مولانا نے ایک جملہ کہا تھا میڈیا ٹاک میں کہ میں چاہے پی ڈی ایم کا سربراہ ہوں لیکن میں اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتا، میں پی ڈی ایم سے رجوع کروں گا، پی ڈی ایم میں تمام معاملات رکھوں گا، جو بھی ڈسکشن ہوئی ہے فیصلہ اس پر پی ڈی ایم ہی کرے گا۔ تو کیا ڈسکشن ہوئی ہے وہ مولانا آج پی ڈی ایم کی قیادت کو کے سامنے رکھیں گے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی یہ تجاویز ہے اور میری یہ ہے، اب جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پی ڈی ایم کرے گا۔ تو مولانا بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات کے بارے میں بھی آگاہ کریں گے تفصیلات سے، اور اس کی جو اعتماد میں بھی لیں گے، اور آئندہ کا جو لائحہ عمل ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی، اے این پی کے ساتھ بھی، کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اگر بلاول بھٹو نے واپسی کی درخواست کی ہے مولانا کو، تو وہ بھی مولانا آج کے اجلاس میں، ورچوئل اجلاس میں رکھیں گے پی ڈی ایم کی جماعتوں کے سامنے، اور اگر کوئی اور تجاویز ہے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے یا کسی اور معاملے پہ، تو وہ بھی مولانا آج کے اجلاس میں رکھیں گے، اور فیصلہ فائنلی جو ہوگا وہ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس نے ہی کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہوگا، دوسرا تحریک عدم اعتماد کا معاملہ ہے کہ بہت ساری جماعتیں یعنی ایک پیج پر نہیں ہے تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر، اپوزیشن کی جماعتیں، ان میں بھی ہر جماعت میں ہر شخص کی اپنی الگ رائے ہے۔ پیپلز پارٹی ہے تو پیپلز پارٹی میں پیپلز پارٹی کی قیادت تو کہہ رہی ہے، وہ تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ جی تحریک عدم اعتماد لائی جائے، ان ہاؤس چینج لایا جائے، وزیر اعظم کے خلاف، وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف، اسپیکر کے خلاف، اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف، یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہے۔ راجہ پرویز اشرف سے جو میری بات ہوئی تھی اپنی، میں نے پہلے بتایا تھا ویلاگ میں کہ راجہ پرویز اشرف تو یہ کہہ رہے تھے کہ جی 4 جگہوں پر ہم دیکھ رہے ہیں، ایک چیئرمین سینٹ کی نشست کو بھی دیکھ رہے ہیں، اسپیکر اسد کیسر کی کرسی کو بھی دیکھ رہے ہیں، وزیر اعظم عمران خان کی کرسی کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی بھی کرسی کو دیکھ رہے ہیں، لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں تحریک عدم اعتماد کی طرف معاملہ جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس پر میں اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا تحریک عدم اعتماد کا ابھی اپوزیشن کیا سوچ رہی ہے، اس پر ڈیٹیل میں پروگرام الگ کروں گا میں، لیکن یہ معاملہ آج پی ڈی ایم کے اجلاس میں بھی ڈسکس ضرور ہوگا۔ پی ڈی ایم ایک اپنا جو موقف ہے، اپنا جو بیانیہ ہے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، اور صادق سنجرانی کے حوالے سے، اسپیکر کے حوالے سے، عثمان بزدار کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے، کہ کس کو ہٹانا ہے کس کو نہیں ہٹانا، اور کیا پاسبلٹی ہے کیا پاسبلٹی نہیں ہے، اس پر اپنا ایک موقف بیانیہ ایک جو ہے وہ آج ڈسکس کیا جائے گا، تیار کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ جو آئندہ کے جلسے، جلوس، مظاہرے، اور آئندہ کا جو لائحہ عمل ہے کہ تحریک کو، کیونکہ سردی بڑھ رہی ہے تو تحریک کا سردیوں میں پھر مزاج تحریک کا الگ ہو جاتا ہے، تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، دھرنا تو سردیوں میں ہو نہیں سکتا۔ 2019 میں جو مولانا نے دھرنا دیا تھا تو وہ 31 اکتوبر کو مولانا پہنچے تھے، یعنی 1 نومبر کو یہاں پر آ کے بیٹھ گئے تھے، تو 1 نومبر پھر بھی گزارے کے دن تھے، لیکن 30 نومبر ظاہر ہے سردی ہو جاتی ہے، 1 دسمبر اور 1 نومبر کی سردی میں فرق ہوتا ہے زمین آسمان کا، تو دھرنے کی سچویشن ہوتی نہیں ہے۔ تو اس پر بھی غور کیا جائے گا کہ آگے کیا کرنا چاہیے، مظاہرے جاری رکھنے چاہیے، نئے احتجاجی جلسوں کا شیڈول دینا چاہیے، یا کوئی اور رخ دینا چاہیے تحریک کو، اس معاملے پر بھی مشاورت کی جائے گی۔ آئندہ کی حکمت عملی ہے، لائحہ عمل ہے، وہ بھی آج تیار کیا جائے گا، اور اسپیشلی جو لاہور کا جلسہ ہے جس کی تاریخ ابھی تک نہیں دی نون لیگ نے،
وہ بھی آج امکان ہے کہ فائنل ہو جائے گی، اور لاہور سے پھر اسلام آباد کی طرف جو لانگ مارچ کو میں کنورٹ کرنا ہے لاہور کے جلسے کو، اس پر بھی آج کے اجلاس میں بات کی جائے گی۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔